Yes, dear students, welcome in this part. This part is also going to be the very interesting for you बच्चों. तो इस पार्ट की हम शुरुआत करते हैं. What is adsorption? What is absorption? Very much clear to all of you बच्चों कि what is positive and what is negative adsorption, है ना. हम इसे कैसे समझेंगे कि कब कोई adsorption पॉजिटिव होता है और कब कोई adsorption नेगेटिव होता है. ये तो हमें मालूम है कि देखिए, पहले मैं इसको पॉजिटिव adsorption की आपसे बात करता हूँ, है ना, आपको समझाते हुए बात करता हूँ. पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कि भाई पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है. इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ. इस डायग्राम को बड़े ध्यान से समझिए. इस डायग्राम में मैंने क्या किया, वी हैव टेकन कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ KCl, कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ, समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, पोटेशियम क्लोराइड लिया और यहाँ पर मैंने ब्लड चारकोल ले लिया. ब्लड चारकोल, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों. समझने पर ये बात आपको समझ में आएगी कि कब पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे और कब नेगेटिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे. कंसंट्रेट पोटेशियम क्लोराइड का जब हमने सॉल्यूशन लिया बच्चों, तो इसमें क्या हो गया, हमेशा जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है. जो इकट्ठा होता है उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट, और जिस पर इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट. यानी ब्लड चारकोल जो है ये हमारा कहलाएगा एडजॉर्बेंट और कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ये हमारा कहलाएगा एडजॉर्बेट. अब क्या होता है, पानी भी है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं. कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर हम बात करें तो दो चीज़ें हैं. एक आपका वाटर है जो आपका सॉल्वेंट है और प्लस पोटेशियम क्लोराइड है, ये आपका सॉल्यूट है. बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं. एक वाटर है जो आपका सॉल्वेंट है और एक पोटेशियम क्लोराइड है जो आपका सॉल्यूट है. अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है. जब हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड का, तो केवल जो पोटेशियम क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, उनका कंसंट्रेशन सरफेस पर ज़्यादा हो रहा है ना. यानी कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस, है ना. यहाँ पर जो है ये पोटेशियम क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड को हम अभी हाल फिलहाल बात कर रहे हैं, एडजॉर्बेट की बात कर रहे हैं. ठीक है, पानी इसी में रह गया. तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर ऑन द when the concentration of adsorbate is more on the surface of adsorbate is more on the surface of adsorbate on the surface of adsorbate then in the bulk then in the bulk तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन. When the concentration of adsorbate is more on the surface of adsorbate than in bulk called, तो हम उसे कहेंगे called positive adsorption. हम उसे positive adsorption कहेंगे. ये जो बल्क की बात हम कर रहे हैं, ये हम एडजॉर्बेंट के बल्क की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बल्क की बात कर रहे हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ KCl की. तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ KCl अगर हम लेंगे तो पानी जो होगा वो बाहर ही रह जाएगा और केवल जो पोटेशियम क्लोराइड एडजॉर्बेट है वही इसके चारों तरफ इकट्ठा हो पाएगा. तो अगर ऐसा होता है बच्चों तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन. तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में बताइए, अगर हम आपसे बोले कि एडजॉर्बेंट की सरफेस पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कौन कलेक्ट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट जो होगा वो होगा सॉल्यूट. और यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूट है वो एडजॉर्बेट होगा, पानी बाहर ही रह जाएगा. तो when the concentration of adsorbate is more on the surface of adsorbate than in bulk, बल्क मतलब ये पानी और पोटेशियम क्लोराइड दोनों की बात कर रहे हैं. तो यदि हम सॉल्यूशन लें और कंसंट्रेट लें और कंसंट्रेट सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट है वो तो बाहर ही रह जाए, बल्क में रह जाए, बल्क मतलब उसी में रह जाए और केवल पोटेशियम क्लोराइड ही इकट्ठा हो, तो हम उसे बच्चों पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं. क्या कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन. अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें कोई पूछे कि भाई नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होगा, नेगेटिव
एडजॉर्प्शन क्या होगा? चलिए तो पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने आपसे एग्जाम्पल पूछा कि व्हाट एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, तो हम ये कहेंगे कि इफ यू टेक कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ KCl एंड इफ इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड चारकोल देन हियर पॉजिटिव एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो अगर कोई पूछे कि भाई यहाँ पर किस तरह का एडजॉर्प्शन हो रहा है इस डायग्राम में, तो हम कहेंगे भाई तिवारी सर इस डायग्राम में जो है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन हो रहा है। कोई पूछेगा भाई क्यों हो रहा है, तो हम ये कहेंगे बिकॉज हियर द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेट देन इन बल्क। बल्क के अंदर जो है कम है, यहाँ ज़्यादा है। चलिए नेगेटिव एडजॉर्प्शन का एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ भी हमने एक ये डायग्राम लिया, और इस डायग्राम के अंदर हमने यहाँ पर ब्लड चारकोल ले लिया। वही वाली चीज़ लेते हैं ऊपर वाली, ये हमने ले लिया ब्लड चारकोल। और आपको मालूम है कि जो हमारा ब्लड चारकोल होगा ये किसका काम करेगा बच्चों बताइए? ये जो ब्लड चारकोल होगा सॉरी, ये हमारा काम करेगा एडजॉर्बेट का सॉरी। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने कंसंट्रेट सॉल्यूशन लिया था और यहाँ पर हमने ले लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए अंतर है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पर हमने ले लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लेंगे तो होगा क्या कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इसके अंदर दो चीज़ें मैंने पहले भी आपसे कहा था, वाटर है प्लस KCl है। वाटर हमारा सॉल्वेंट है और KCl हमारा सॉल्यूट है। ऊपर वाले में किसका कंसंट्रेशन बढ़ा था? सॉल्यूट का। लेकिन जब नेगेटिव एडजॉर्प्शन होगा तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए यहां पर जो मॉलिक्यूल्स थे वो किसके थे? यहां पर जो मॉलिक्यूल्स थे वो KCl के थे, क्योंकि ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। लेकिन यहां पर जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसके होंगे? ये वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो यहां पर बल्क में क्या होगा? ये वाली जो चीज है ये हमारी कहलाएगी बल्क। यहां बल्क में क्या होगा? ये जो बल्क है उस बल्क में क्या होगा? concentration of adsorbate increases. So when the concentration of adsorbate increases in the bulk, बल्क में क्या होगा? एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीजेस। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि when the concentration of adsorbate increases in bulk, then increases in bulk, and when the concentration of adsorbate increases in the bulk of, when the concentration of adsorbate increases in bulk after adsorption यानी एड्जॉर्प्शन तो हो चुका, लेकिन एड्जॉर्प्शन होने के बाद जो है एड्जॉर्बेट, भाई दोनों एड्जॉर्बेट है, पानी भी एड्जॉर्बेट है और वो भी एड्जॉर्बेट है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो KCl का कंसंट्रेशन है बढ़ गया। व्हेन द कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेट इंक्रीजेज इन द बल्क आफ्टर एब्जॉर्प्शन देन कॉल्ड, तो बच्चों हम इसे क्या बोलेंगे? देन कॉल्ड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। तो हम उसको कौन सा एब्जॉर्प्शन बोलेंगे? नेगेटिव एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। यानी यहाँ पर आपका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है बच्चों बताइए? नेगेटिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो बच्चों सीधी सी बात, कोई अगर आपसे पूछे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन के अंदर जो सॉल्यूट होता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो बल्क के अंदर एब्जॉर्प्शन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, तो बल्क के अंदर जो एड्जॉर्बेट है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो ये हो गया पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, और यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर वही बात हो रही है तो इट विल बी अ नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। Now बच्चों, now I am going to discuss the very important topic, that is factors affecting the absorption of gases by solids, है ना। और भी फैक्टर्स हैं, पहले हम ये 4 फैक्टर की बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। पहला फैक्टर है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। ठीक है, ये हम किस फैक्टर की बात करने जा रहे हैं? जब हमारी गैस जो है वो एड्जॉर्बेट है और सॉलिड जो है वो एड्जॉर्बेंट है, यानी गैस इकट्ठा हो रही है और जिसके सरफेस पे इकट्ठा हो रही है वो है सॉलिड्स।
तो पहला हमारा है नेचर एंड सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेट। अगर मान लीजिए हमारा एड्सॉर्बेट छोटा है, उसका सरफेस एरिया कम है, छोटा है, उसका सरफेस एरिया कम है, तो कम गैस एड्सॉर्ब होगी। अगर मान लीजिए वही सॉलिड बड़ा है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा मात्रा में जो गैस है वो उसके चारों तरफ इकट्ठा होगी। तो मैंने लिखा है ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेट ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ द गैस एड्सॉर्ब, है ना। चारकोल है, सिलिका जेल है, ये पोरस होते हैं। जो कोयला है या जो सिलिका जेल होते हैं ये पोरस होते हैं, इनके अंदर सुराख होता है। पोरस होने के कारण क्या होता है, छेद होने के कारण क्या होता है, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ग्रेटर विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस एड्सॉर्ब, ज़्यादा मात्रा में जो गैस है वो इनमें एड्सॉर्ब होंगी। दूसरा फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस, यदि कोई सब्सटेंस सॉलिड है उसका सरफेस एरिया कम होगा, कम मात्रा में गैस एब्जॉर्ब होगी। उसी सब्सटेंस को यदि हम फाइनली डिवाइड कर दें, फाइनली डिवाइड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इसी एक टुकड़े को तोड़ दें, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, लार्जर सरफेस एरिया हो जाएगा अगर हम फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस कर दें तो, और उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो नेचर एंड सरफेस एरिया में हमने क्या पढ़ा, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट ग्रेटर विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस एड्सॉर्ब, जितना ज़्यादा वो सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम गैस का एड्सॉर्ब होगा। एग्जाम्पल चारकोल सिलिका जेल दिया, या तो हम इसको छोटे छोटे पीसेस में अगर तोड़ देंगे तो भी उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ गैस एड्सॉर्ब वो भी बढ़ जाएगा। अगला है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है ये क्लियर हो गया बच्चों मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ द गैस बीइंग एड्सॉर्ब। बच्चों वो कौन सी गैस है, कौन सी गैस है जो आसानी से एड्सॉर्ब होती है। सपोज किसी ने बोला तो हम ये कह सकते हैं जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो गैस लिक्विड में उतनी आसानी से लिक्विफाई होगी। बच्चों आपने पढ़ा है कि व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अगर हम गैस को कंप्रेस करें उसके मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंप्रेस करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी आसानी से हम उस गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैस जितनी आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगी उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। तो नेचर ऑफ गैस बीइंग एड्सॉर्ब, इसमें हमने क्या लिखा, कौन सी गैस है जो आसानी से एड्सॉर्ब होगी, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर इजीली द गैस कैन बी लिक्विफाइड एंड मोर विल बी द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर बताया है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl। हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 4 है, नाइट्रोजन का और इससे ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का और ज़्यादा, मीथेन का और ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का और ज़्यादा, HCl का और ज़्यादा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कौन जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन या HCl, तो इनसे सर HCl इजीली कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन में क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, और जो इजीली कन्वर्ट होगा लिक्विड में उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, देखिए सबका इंक्रीज हो रहा है। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन सबका इंक्रीज हो रहा है, इसका सबसे कम लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सबसे ज़्यादा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो एड्सॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका सबसे कम होगा क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है, ये जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा। HCl है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होगा और इसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ गैस बीइंग एड्सॉर्ब। अगला है टेम्परेचर, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सीधी सी बात है, देखिए ये दोनों मैंने कॉमन लिखा है कि जो कॉमन एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है वहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा, डिसॉर्प्शन ज़्यादा होगा। एड्सॉर्बेंट जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस से जुड़ा है वो निकल जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्बेंट की सरफेस से निकलेगा। इट मीन्स रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। प्रेशर की बात करें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर न बढ़ रहा है न घट रहा है, एक जैसा है, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर। क्योंकि अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन, टेम्परेचर बढ़ने से एड्सॉर्प्शन कम होता है, लेकिन हमें अगर प्रेशर के इफेक्ट को देखना है तो वहाँ पर हमको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो बच्चों एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर हो गया, प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर कम होगा एड्सॉर्प्शन कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों हमारा अगला जो पॉइंट है वो इसी में है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स
उसमें हमारा अगला पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एड्सॉर्बेंट। हम किस तरह से सॉलिड एड्सॉर्बेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। एड्सॉर्बेंट क्या होता है? एड्सॉर्बेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके सरफेस पर जो एड्सॉर्बेंट है वो इकट्ठा होता है। तो किस तरह से आप जो है इस एड्सॉर्बेंट को एक्टिवेट कर सकते हो? इसका पहला तरीका ये है बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट रफ। यदि हम इसकी सरफेस को स्मूथ कर देंगे तो इसमें कम मात्रा में जो एड्सॉर्बेंट है वो इकट्ठा होगा, लेकिन अगर इसी की सरफेस को हम रफ बना देंगे तो ज़्यादा मात्रा में जो एड्सॉर्बेंट है वो इसकी सरफेस में इकट्ठा होते हैं। तो पहला पॉइंट होगा बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट रफ, है ना। हम एड्सॉर्बेंट की जो सरफेस है, ये तो जो जुड़ रहा है वो एड्सॉर्बेंट है, ये जो चारों तरफ है, और ये जिस पर जुड़ रहा है वो है एड्सॉर्बेंट। तो अगर आपको ज़्यादा मात्रा में एड्सॉर्प्शन कराना है तो यू कैन मेक दी सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट रफ। दूसरा है बाय डिवाइडिंग द एड्सॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पीसेस। अगर आपका एड्सॉर्बेंट एक ही है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कम होगा। और यदि आप एक ही को कई छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप डिवाइड कर दोगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा हम ये कह सकते हैं बाय डिवाइडिंग द एड्सॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पीसेस। स्मॉलर पीस में डिवाइड करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अगला है बाय रिमूविंग द गैसेस ऑलरेडी एड्सॉर्ब। भाई मान लीजिए किसी चीज़ को हमको एड्सॉर्बेंट पर लगाना है, इन्हें एड्सॉर्बेंट को जोड़ना है, तो पहले से जो उसके अंदर जो गैसेस हैं जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे जुड़ी हुई हैं, हम उन गैसेस को हटा दें। यानी मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दें। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे जो एड्सॉर्बेंट लगे वो हट जाएंगे, तो उसकी वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो देयर आर 3 प्रोसेस by which the activation of solid adsorbent can be done. First, by making the surface of the adsorbent rough. Second, by dividing the adsorbent into smaller pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ा दें जिससे कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और तीसरा, by removing the gases already adsorbed. गैस को कैसे हटाएंगे? by increasing the temperature. Is it clear बच्चों? Now बच्चों अगर हम बात करें कि type of adsorption की, it's a very clear कि adsorption is an exothermic process and for which the del G, del H and del S is all of the above is negative. मैं आपको बता चुका हूँ ऐसा क्यों होता है। Now I am talking of difference between physical adsorption and chemical adsorption. जो जुड़ता है उसको बोलते हैं adsorbate और जिससे जुड़ता है उसको हम बोलते हैं adsorbent. तो when adsorbate is attached with adsorbent by weak van der Waals force, अगर adsorbent से weak van der Waals force से जुड़ता है तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? physical adsorption बोलते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल एड्सॉर्प्शन कहते हैं। केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एड्सॉर्बेट ज्वाइंड बाय एड्सॉर्बेंट बाय वीक van der Waals force, by weak van der Waals force, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन। व्हेन एड्सॉर्बेट ज्वाइंड बाय एड्सॉर्बेंट बाय वीक van der Waals force, देन इट इज कॉल्ड, आप लिख लीजिएगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एड्सॉर्बेट ज्वाइंड बाय एड्सॉर्बेंट by strong chemical bond, by strong chemical bond, है ना, then it is called as chemical adsorption, है ना। by strong chemical bond then it is called as chemical adsorption। यहाँ पर strong chemical bond होता है। यहाँ पर क्या होता है? the heat of adsorption is low। second point हम ये कह सकते हैं कि the heat of adsorption is low, मतलब जब कोई एड्सॉर्बेट, क्योंकि वीक van der Waals फोर्स है, जब कोई एड्सॉर्बेट किसी एड्सॉर्बेंट की सरफेस से जुड़ता है तो यहाँ पर कम हीट निकलती है, क्योंकि ये वीक फोर्स है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन या हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो। ठीक है, तो इट हैज़ लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो सेकेंड में हम कह सकते हैं इट हैज़ लो, आप एंथैल्पी कह दें तो भी सही है या हीट कह दें तो भी सही है। इट हैज़ लो एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन।
इसका मतलब ये होता है यहाँ कम हीट निकलती है। यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इट हैज़ हाई एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, इट हैज़ हाई एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तिवारी सर ऐसा क्यों है? भाई ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो जैसे मान लो ये एड्जॉर्बेंट है तो ये तेजी से जुड़ेंगे, जब तेजी से जुड़ेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हीट निकलेगी। तो फिजिकल में इट हैज़ लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड अगर हम इसकी बात करें तो इट हैज़ हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। चलिए तीसरे की बात करते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है ये स्पेसिफिक नहीं होता, बहुत सारी गैसेस बहुत सारे सॉलिड्स पे जुड़ सकती हैं, तो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, खास नहीं होता ये, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इसका नेचर कोई खास नहीं होता, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, सो मेनी गैसेस कैन एडहियर ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसका नेचर स्पेसिफिक होता है, इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर, इसका जो नेचर होता है बच्चों वो खास होता है कि टिपिकल टाइप ऑफ गैस ही टिपिकल टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट में जुड़ती है। चौथा पॉइंट बच्चों, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में अगर मैं बात करूँ ये एड्जॉर्बेंट है और इस पर जो एड्जॉर्बेंट जुड़ रहा है वो वीक फोर्स से जुड़ रहा है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ रहा है? तिवारी सर वीक वंडर वाल फोर्स से जुड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एड्जॉर्बेंट को एड्जॉर्बेंट की सरफेस से हटा भी तो सकते हैं ना, तो द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज लेस, यानी एड्जॉर्बेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट, हम जोड़ भी सकते हैं हटा भी सकते हैं इजीली क्योंकि वीक वंडर वाल फोर्स है। तो इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। क्यों? ड्यू टू वीक वंडर वाल फोर्स, हम जोड़ भी सकते हैं एड्जॉर्बेंट को एड्जॉर्बेंट से और निकाल भी सकते हैं। इसको चूंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा लेकिन हटाना बहुत मुश्किल होता है, तो इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। फोर्थ पॉइंट होगा इसका जो नेचर होता है इट इज़ इरिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। अब यहाँ पे वीक वंडर वाल फोर्स है तो क्या होता है, मान लीजिए आपका एड्जॉर्बेंट है, एक लेयर बन जाएगी, इसके ऊपर दूसरी लेयर बन जाएगी, इसके ऊपर तीसरी लेयर बन जाएगी, तो इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, है ना। तो पांचवा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है तो इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, है ना। ये कौन सा लेयर बनाता है बच्चों, ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। तो ये हो जाएगा इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, क्योंकि वीक वंडर वाल फोर्स है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, यानी अगर आपका ये एड्जॉर्बेंट है और अगर एड्जॉर्बेंट जुड़ता है तो वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा, और अगर केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर तो केवल एक ही लेयर बनेगी ना, क्योंकि एक बार जब बॉन्ड जुड़ गए तो वैलेंसी फ्री बची नहीं। तो यहाँ पर हम ये अगला पॉइंट कह सकते हैं, इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। तो पहला वाला बच्चों इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, और इधर हम ये कह सकते हैं इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है। यहां पर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता, नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहां पर कोई भी कंपाउंड नहीं बनता, नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहां पर हम बात करें सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इन दोनों में एक चीज कॉमन है बच्चों, इट टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो अगला पॉइंट है इट टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं इट ऑल्सो टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लेकिन इन दोनों में दिक्कत क्या है कि यहाँ पर अगर आप प्रेशर को कम करोगे, तो डिसॉर्प्शन नहीं होगी, डिसॉर्प्शन होगा, ठीक है। हाई प्रेशर तो चाहिए, हाई प्रेशर वहाँ भी चाहिए, लो टेम्परेचर यहाँ भी चाहिए, लो टेम्परेचर वहाँ भी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं
कि अगर हम प्रेशर को कम कर दें, लो प्रेशर, यदि हम प्रेशर को कम कर दें तो लो प्रेशर कॉजेज डिसॉर्प्शन, कॉजेज डिसॉर्प्शन। अगर जैसे ही आप प्रेशर को कम करोगे तो वो जो आपका क्या बोलते हैं, जो एड्सॉर्बेंट था वो एड्सॉर्बेंट से निकलने लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि लो प्रेशर डजंट कॉल डिसॉर्प्शन। अगर आप प्रेशर कम भी कर दोगे, क्योंकि भाई कारण क्या है ना, केमिकल बॉन्ड है, और एक बार जब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो अगर आप प्रेशर कम करोगे तो वो निकल नहीं पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड डिक्रीज इन प्रेशर कॉजेज डिसॉर्प्शन, क्योंकि वीक वंडर वॉल फोर्स है। लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं लो प्रेशर और डिक्रीज इन प्रेशर डजंट कॉज डिसॉर्प्शन, डज नॉट कॉजेज डिसॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लो प्रेशर डज नॉट कॉज डिसॉर्प्शन। यदि हम प्रेशर को कम कर देंगे तो उसका डिसॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, फिजिकल का एग्जाम्पल, केमिकल का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला पॉइंट जो आपका 8th पॉइंट होगा, वहाँ पर एग्जाम्पल हम देखें तो एड्सॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस ऑन एनिमल चारकोल। पहला एग्जाम्पल होगा आपका एड्सॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस ऑन एनिमल चारकोल, on animal charcoal. It's an example of physical adsorption. और दूसरा एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, नाइट्रोजन गैस ऑन माइका, एड्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑन माइका। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं बच्चों, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के एग्जाम्पल हैं। केमिकल एग्जाम्पल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ टंगस्टन, ऑक्सीजन ऑन टंगस्टन एंड हाइड्रोजन ऑन निकल। तो इसका पहला एग्जांपल ले सकते हैं हम एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, याद कर लीजिएगा, ऑन टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल मालूम बच्चों क्या होता है, W। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑन निकल, ऑन एक्टिवेटेड निकल, ऑन निकल का सिंबल क्या होता है, Ni। तो बच्चों दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं बच्चों, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स होती है, बहुत कमजोर फोर्स होती है। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते हैं जो टूटकर अलग नहीं होते। ये चूंकि वीक होती है तो जब वो जुड़ता है तो कम हीट निकलती है, इसलिए हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ हीट या एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंथैल्पी हीट एक ही चीज़ है, हाई होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ज़्यादा हीट निकलेगी। ये खास नहीं होते, कॉमन होते हैं, ये खास होते हैं। इट इज़ रिवर्सिबल, वीक फोर्स है, हम जोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, एक बार जब बॉन्ड बन जाता है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। इस पॉइंट पर भी ध्यान देना कि ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, वीक वंडरवॉल फोर्स है, तो एक लेयर बनेगी, उसके ऊपर दूसरी लेयर बनेगी, उसके ऊपर तीसरी लेयर बनेगी, तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर है। लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, भाई ये मैंने बताया था ये आपका एड्सॉर्बेट है, और जब एड्सॉर्बेंट जुड़ेगा तो ये इसके ऊपर एक बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, तो एक ही बॉन्ड बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, क्योंकि एक बार जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है तो दोबारा उस पर बॉन्ड नहीं बन सकता। नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स से वीक है, कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ना। कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों, दोनों के दोनों जो एड्सॉर्प्शन है, इधर फिजिकल और केमिकल, इट टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये भी लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे होता है, ये भी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अगर आप प्रेशर कम करोगे तो डिसॉर्प्शन होगा, जैसे ही प्रेशर कम करोगे तो वो जो एड्सॉर्बेंट है वो एड्सॉर्बेंट से निकलने लगेगा, क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्स। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक बार वो जुड़ गया तो अगर आप प्रेशर कम भी कर दोगे तो यहाँ पर डिसॉर्प्शन नहीं होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि एड्सॉर्बेट जो है एड्सॉर्बेंट की सरफेस से नहीं निकलेगा। लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इसका एग्जांपल, सो मेनी एग्जांपल में भी दिया, लेकिन ये दो तीन एग्जांपल आप याद कर लेना। एड्सॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस ऑन एनिमल चारकोल या एड्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑन माइका विल बी एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन।
and adsorption of oxygen gas on tungsten and adsorption of nitrogen gas on nickel will be an example of chemical adsorption. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आज के जो आपके जो सेशन था इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपसे डिस्कस किया कि व्हाट इज़ दी एड्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब यहाँ हीट इज़ रिलीज्ड. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एंट्रोपी, इफेक्ट ऑफ एंथैल्पी, इफेक्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑन एड्जॉर्प्शन, ये मैंने आपको बताया. व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया. एंड मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन आर देयर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन. बच्चों, फिजिकल एड्जॉर्प्शन को एक और वर्ड से जानते हैं, फिजियोजॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन. इसको हम बच्चों फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं. इसको हम फिजी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन. फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम शॉर्ट में बच्चों फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं और केमिकल एड्जॉर्प्शन को शॉर्ट में बच्चों हम केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं. इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे ऑल ऑफ यू. बच्चों जुड़े रहिएगा, तैयार रहिएगा अगले सेमेंट के लिए, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके स्टूडेंट्स.